तो अपने से बना के देखिए इसको सॉल्व होता है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन to show bubbles, to show bubbles, to show bubbles of radii A and B, of radii A and B collies to form a single bubble। दोनों मिलके, दो बबल मिलके एक बड़ा बबल बनाता है, फॉर्म ए सिंगल बबल ऑफ रेडियस सी। सिंगल बबल का एक ही रेडियस है सी। If the external pressure is P naught, external pressure is P naught, वातावरण का प्रेशर P naught है। Show that the surface tension, show that the surface tension so that the surface tension of so bubble, so that the surface tension of so bubble, so that the surface tension of so bubble is S equal to P naught into C cube minus A cube minus B cube divided by 4 A square plus B square minus C square, A square plus B square minus C square। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो देखिए होता है, ये लाना है आपको। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो कह रहा है दो बबल है, ये दोनों बबल को मिला के, दोनों का रेडियस अलग अलग था, एक का रेडियस ए था और दूसरे का रेडियस, बाहर का प्रेशर पी नॉट है और दूसरे का रेडियस है बी। इसको मिला के एक बबल बना दिया, इसका रेडियस है सी, वातावरण का प्रेशर पी नॉट। तो सरफेस टेंशन सोप सॉल्यूशन का इतना होगा, ये प्रूव करना है। तो जल्दी से शुरू कीजिए। तो इसमें हिंट दिया हुआ अंदर आइसोथर्मल कंडीशन, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर कंडीशन। तो जब मिक्स कर रहे हैं रूम में तो टेम्परेचर रूम का नहीं बदला, ये नहीं भी दिया रहेगा तो अपने से टेम्परेचर कांस्टेंट मान करके आप इसको करेंगे। हालांकि क्वेश्चन में लिख दिया है तो और इजी हो गया। तो अंदर में जो गैस होता है बबल के अंदर में, ये जो एयर है, तो इसका जो है, इसमें हम लोग प्रेशर मान लेते हैं P1 है, इसका वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T हुआ। अंदर वाले का प्रेशर P2, वॉल्यूम अलग है, टेम्परेचर सेम रहेगा। इसका प्रेशर P3 हो गया, वॉल्यूम P3, टेम्परेचर सेम रहेगा। इसमें नंबर ऑफ मोल्स अलग होंगे, इसमें नंबर ऑफ मोल्स अलग होगा, नंबर ऑफ मोल्स अलग होगा। उसका साइज सबका डिफरेंट, साइज सबका डिफरेंट डिफरेंट है, नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग होंगे, है ना। तो अब आप बनाइए, अब सॉल्व कीजिए, सारा हिंट मिल गया आपको, सारा हिंट मिल गया आपको। अब इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। तो प्रेशर इसका P1 है, मान लिया अपने से, वॉल्यूम V1 होगा, अलग रेडियस है। आइसोथर्मल कंडीशन में मिक्स कर रहे हैं, टेम्परेचर सेम रहे। इसका प्रेशर अलग होगा, वॉल्यूम अलग है, टेम्परेचर सेम रहे। इसका प्रेशर अलग होगा, वॉल्यूम अलग है, टेम्परेचर सेम रहे। तो सरफेस टेंशन इतना शो करना है। तो क्या करेंगे हम लोग आगे?
अब आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे सबके लिए। आइडियल गैस इक्वेशन लिखिए इसके लिए। क्या होगा अंदर वाले गैस का? P1V1 इक्वल टू N1RT। इसका क्या होगा? P2V2 इक्वल टू N2RT। इसका क्या लिखिएगा? P3V3 इक्वल टू N3RT। ये आइडियल गैस इक्वेशन लिख दिए इनसाइड द बबल जो गैस था उसके लिए। अब इसमें इस सबको रिलेट कैसे कीजिएगा आप? ये बबल इसके साथ मिल करके ये बबल बना है, तो आप बोलिएगा कि N1 नंबर ऑफ मोल्स उसका और इसका मिला देंगे तो वो N3 के बराबर हो जाए, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर हो जाए। तो यहाँ से N1 निकाल के इसमें डाल दीजिए, तो क्या होगा? यहाँ से N1 निकालिएगा तो P1V1/RT, और इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल के यहाँ डाल दीजिए P2V2/RT। इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल के यहाँ से इसमें डाल दीजिए P3V3/RT। अब RT कट जाएगा तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे P1V1 प्लस P2V2 इक्वल टू हो गया हम लोग का P3V3। अब इसको आगे और प्रोसीड करना है, आगे प्रोसीड कीजिए आप। तो क्वेश्चन कह रहा था एक बबल के साथ दूसरा बबल मिक्स कर दिए, तो दोनों मिलके ये बड़ा बबल बनाया कोई, तो सरफेस टेंशन सॉल्यूशन का क्या होगा? तो हम लोग मान लिया यहाँ का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम अलग है, आइसोथर्मल कंडीशन में मिक्स किया गया मतलब टेम्परेचर सेम होगा। इसका प्रेशर P2V2 टेम्परेचर T, इसका प्रेशर P3V3 टेम्परेचर T। आइडियल गैस इक्वेशन इसके लिए लिखेंगे P1 इक्वल टू nRT। n नंबर ऑफ मोल्स इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, सबको रिलेट कैसे करेंगे? N1 प्लस N2 इन दोनों को मिलाए तो ये बना N1 प्लस N2 इक्वल टू N3। अब यहाँ से N1 निकाल लिए P1V1/RT रख दिए, N2 निकाल लिए P2V2/RT रख दिए, N3 निकाल लिए P3V3/RT रख दिए, तो ये इक्वेशन बन गया। अब यहाँ तक में आप जो सरफेस टेंशन का कुछ यूज नहीं किए अभी तक, अभी सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन लिखे आप, मतलब मिक्स किया हुआ ये थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन। अभी सरफेस टेंशन का क्या यूज किया? कुछ नहीं। अब यूज कीजिए। सरफेस टेंशन में क्या पढ़े थे आप? अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा होता है, तो बाहर का प्रेशर P0 दिया हुआ है क्वेश्चन में, अंदर का हम लोग मान लिया है P1। इसमें सरफेस टेंशन का यूज करके ये सोर्स बबल है, तो दो फ्री सरफेस होता है, तो हम लोग सबका प्रेशर निकाल लेंगे अंदर का। अब सरफेस टेंशन चैप्टर का यूज करते हैं। अभी तक कोई यूज नहीं किया सरफेस टेंशन, बिना सरफेस टेंशन यूज किए ही इतना लिख सकते हैं। यहाँ तक लिखने का सरफेस टेंशन का कोई यूज नहीं हुआ है, ये सिंपल आपका जो है गैस लॉ का यूज हुआ है। अब हम लोग इसको सरफेस टेंशन का यूज करेंगे। यूज द कंसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन, कंसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन। तो आप क्या जानते हैं सरफेस टेंशन के कंसेप्ट से? जब चैप्टर पढ़े तो आप कुछ सीखे। क्या सीखे? कि अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा होता है, ये सो बबल है, तो दो फ्री सरफेस इसमें होगा, तो P1 माइनस P0 इक्वल टू आप जानते हैं 4S/R1। इसका रेडियस A दिया हुआ है। दूसरे वाले के लिए लिखिए P2 माइनस P0 इक्वल टू 4S/ इसका रेडियस B दिया हुआ है। और ये जो सो बबल बना P3 माइनस P0, बाहर का प्रेशर P0 है, अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, इक्वल टू 4S/C। अब यहाँ से P1 P2 P3 निकाल के इसमें डाल दीजिए, और ज्योमेट्री का यूज कीजिए आप, यूज ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से आप जानते हैं अगर स्फीयर है इसका वॉल्यूम होगा 4/3πr³, इतना हो जाएगा, और इसका वॉल्यूम होगा V2 इक्वल टू 4/3πb³, और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πc³। तो ये V1 V2 V3 भी यहाँ डाल दीजिए, और डाल करके S निकालना है आपको, इसमें S है, S निकालना है, निकालिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए। समझ में आया? यस और नो?
ये गैस लॉ का यूज करके ये बनाए पहले, फिर सरफेस टेंशन का यूज किए, फिर ज्योमेट्री का यूज किए। तो निकालिए कितना आता है, फिर बताइए आप मेरे को आंसर आया कि नहीं आया। सॉल्व कीजिए अपने से जल्दी से। अब इसके P1 निकाल के इसमें रख देते हैं, तो P1 कितना हो जाएगा, P नॉट प्लस P नॉट को इधर भेज देंगे 4s बाई ए। वॉल्यूम कितना डालेंगे 4/3 पाई ए क्यूब, तो या P2 डालना P नॉट प्लस 4s बाई बी, वॉल्यूम डाल दिए 4/3 पाई बी क्यूब, और P3 हो गया यहाँ से P नॉट प्लस 4s बाई सी, और वॉल्यूम डाल दिए 4/3 पाई सी क्यूब। अब इसमें से s निकालना है आपको, बाकी को हटा देना है। तो 4/3 पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कट जाएगा, ये बच जाएगा P नॉट इंटू कॉमन ले लिए तो ए क्यूब, इधर कॉमन ले लिए तो बी क्यूब, इधर वाला उस साइड चलाएगा तो माइनस सी क्यूब हो जाएगा, और इस साइड था 4s बाई सी, तो 4s कॉमन ले लेते हैं इस साइड, तो 4s कॉमन ले लिए तो यहाँ सी क्यूब बाई सी हो जाएगा सी स्क्वायर, इस साइड आ जाएगा बी क्यूब बाई बी बी स्क्वायर, इस साइड आ जाएगा ए क्यूब बाई ए स्क्वायर, इस साइड आके माइनस हो गया, तो s इक्वल टू कितना हो गया P नॉट ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब डिवाइडेड बाई 4 सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही हो गया आंसर। तो अब आपको ऊपर माइनस कॉमन ले लीजिए, नीचे भी माइनस कॉमन ले लीजिए, तो जो आपको फॉर्मेट दिया था वैसा आ जाएगा। ऊपर माइनस कॉमन ले लीजिएगा, नीचे भी माइनस कॉमन, उल्टा कर दिए खाली। ये हो गया सी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ भी माइनस कॉमन ले लिए तो 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। यही रिजल्ट था, ये प्रूव हो गया। समझ में आया, यस और नो? तो सरफेस टेंशन को गैस लॉ से मिक्स करके क्वेश्चन दिया रहता है, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन एक देखिए। दूसरा इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आजकल एग्जाम जो हो रहा है इसी तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 500 mm, a cylindrical vessel of height 500 mm, of height 500 mm has an orifice has an orifice मतलब a small hole at its bottom। orifice का मतलब small hole हो, small hole है at its bottom। The orifice is initially closed, the orifice is initially closed, the orifice is initially closed। तो पहला क्वेश्चन आप समझ गए थे, ये दूसरा क्वेश्चन है। क्लोज्ड and water is filled in it up to a height h, filled in it up to a height h, और इसमें वाटर भर दिया है कैपिटल H हाइट तक। एक सिलिंड्रिकल वेसल है, उसमें पानी भर दिया है H हाइट तक। अब कह रहा है नाउ द टॉप इज कंप्लीटली सील्ड, ऊपर से ढक्कन अब बंद कर देता है। नाउ द टॉप इज कंप्लीटली सील्ड, with a cap and और ऑरिफिस को खोल देता है, ओपन कर देता है।
और जो नीचे में होल था उसको खोल दिया। अब इसके बाद कह रहा है ऐसा करने से सम वाटर कम्स आउट ऑफ द ओरिफिस, पूरा नहीं बनने लगता है, आउट फ्रॉम द ओरिफिस, कुछ पानी बाहर निकल गया, एंड द वाटर लेवल इन द वेसल, नल खुला हुआ है फिर भी पानी नहीं गिरा, वाटर लेवल इन द वेसल, अब घर में ये प्रयोग करके देखिएगा, बिकम्स स्टेडी, मतलब फिक्स्ड हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, विथ हाइट ऑफ वाटर कॉलम बीइंग 200 mm, पहले 500 मीटर था, mm था, हाइट ऑफ वाटर कॉलम बीइंग 200 mm, अब 200 mm पे पानी रुक जाता है, अब नहीं गिरता है। फाइंड द फॉल इन हाइट, फाइंड द फॉल इन हाइट, तो 500 mm दिया था बर्तन का हाइट, पानी का हाइट नहीं दिया था। फाइंड द फॉल इन हाइट इन mm, fall in height in mm of water level due to opening of the orifice, due to opening of the orifice। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स जो आप पढ़े थे उससे बनेगा, सरफेस टेंशन का यूज इसमें कुछ है नहीं। टेक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हम 101 325 लेते थे, तो उसको राउंड करके 1.00 करा लेने के लिए, इतना पास्कल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कैलकुलेशन इजी हो इसके लिए। वाटर का डेंसिटी जो है 1000 लेने के लिए बोल रहा है, और जी का वैल्यू 10 लेना है। नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन, इसमें सरफेस टेंशन का यूज नहीं है, उसको छोड़ देने के लिए बोल रहा है। नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन। देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स का सवाल है, सिंपल जो आप पहले पढ़ चुके हैं टॉपिक वही है। तो क्या क्या किया था, वेसल है, बोल रहा है कि एक बर्तन आप ले लिए, है ना, और इसका हाइट कितना है 500 mm, और यहाँ पे कह रहा है कि एक होल कर दीजिए, ओरिफिस कर दीजिए, छोटा सा छेद कर दीजिए। शुरू में इसको बंद करके रखे हैं इस छेद को, और पानी इसमें डाल दिए हैं। पानी कितना हाइट तक डाले ये नहीं दिया हुआ है ना, बर्तन में पानी डाल दिया, ओरिफिस खुला रहता तो पानी गिरते रहता, ओरिफिस खुला रहता तो पानी गिरते रहता। पानी दिया हुआ था कि h हाइट तक बढ़े, तो इसका वैल्यू h दिया हुआ है, अब h जो है 500 नहीं है, कम है। अब इसके बाद क्या कह रहा है देखिए, इस बर्तन को बोलता है पूरा सील कर दिए, ढक्कन को क्लोज कर दिए पूरा जेंटली, हवा में प्रेशर मत बढ़ाइए, तो नॉर्मल प्रेशर रहेगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, इसमें नॉर्मल हवा है, यहाँ तक पानी था और नॉर्मल हवा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। आप कहता है कि इसको सील कर दिए, पूरा ढक दिए अच्छे से, अब उसके बाद इस ओरिफिस को खोल दीजिए, तो आपका दिमाग क्या कहेगा कि पूरा पानी गिर जाएगा, ये खोल दिए तो छेद, पहले ढक दिए थे इस छेद को, ऐसे बंद था शुरू में, अब कहता है कि ढक्कन लगा के इसको खोल दीजिए, तो खोलने के बाद पूरा पानी नहीं नीचे गिरता है, तो वही कहता है कितना नीचे गिरा वो निकालना है। देखिए कैसा जादू हो गया, पूरा पानी नहीं गिरा। इस ओरिफिस को अब ओपन कर देते हैं, ये ओपन हो गया ओरिफिस, शुरू में ये ओरिफिस बंद था, ये होल जो था शुरू में क्लोज था, पानी इतना है, अब खोल दिए तो कुछ पानी निकल गया, और निकलने के बाद इतना पानी बच गया। अब ये खुला हुआ है फिर भी नहीं गिर रहा है पानी, है ना, ये ओपन है फिर भी वाटर नहीं गिरा, ऊपर से ढक्कन पूरा क्लोज, तो ये इतना दूर तक बचा, तो ये दूरी दिया हुआ है कि कितना बचा 200 mm,
ये 200 mm बोल रहा है पानी अभी बचा है। पहले एच हाइट पे था, 500 से कम था, थोड़ा गिर गया, 200 mm बचा। वही बोल रहा है कितना नीचे गिरा, तो यही वाला डिस्टेंस नीचे गिरा, यही डिस्टेंस आपको निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ से आता है, ये हो गया फॉल इन लेवल, यही वाला क्वेश्चन है। तो पहले ये बताइए क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो? क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो? ये पूरा कहानी समझ में आया? यस। ये ढक्कन बंद है, ये खुला हुआ है, और ऑरिफिस जो है ये होल ओपन है। यहाँ पे क्लोज था शुरू में, ओपन करने के बाद ये सीन रह जाएगा। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ये नीचे गिर गया था, यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया होगा, तो पानी नहीं गिर रहा है, अभी इतना ही पे जाके रुक गया। तो कितना फॉल हुआ, पहले एच हाइट पे पानी था, यहाँ तक पानी था, अब जो है वो गिर करके इतना दूर तक बचा, 200 mm पानी बचा। तो फॉल इन वाटर लेवल पूछ रहा है, तो कैसे बनाएंगे इसको? सिंपल, क्या शुरुआत करें, क्या करें? तो देखिए यहाँ जो एयर वाला पार्ट है, ये नॉर्मल प्रेशर पे था एयर, तो यहाँ का प्रेशर पी नॉट होगा, मतलब पीएटीएम होगा, ये प्रेशर पीएटीएम होगा। लेकिन ये प्रेशर पीएटीएम नहीं होगा, ये पानी गिर गया है तो वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो यहाँ का प्रेशर अलग दे देते हैं, पी हो जाएगा। और ये जो खुला हुआ है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे प्रेशर बाहर से देखे एटमॉस्फेरिक हो, तो ये प्रेशर आप निकाल सकते हैं। साइड को हम लोग जो 200 mm है, एच बोल दिए, स्मॉल एच नाम दे देते हैं, दिया हुआ था 200 mm। तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाइएगा तो प्रेशर घटता है, तो नीचे से ऊपर गए अब एच हाइट, तो क्या लिखिएगा? पीएटीएम माइनस रो जी एच इक्वल टू पी, यहाँ का प्रेशर मिलेगा आपको। तो पीएटीएम, पी बराबर क्या लिखिएगा? पीएटीएम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से नीचे पानी के थ्रू लिक्विड जा रहे हैं आप, वाटर जा रहे हैं, थ्रू वाटर जा रहे हैं, बॉटम टू टॉप। यहाँ वाटर का बॉटम से लेके टॉप पे जा रहे हैं, यहाँ प्रेशर था पीएटीएम, अब माइनस रो जी एच बराबर पी मिल जाएगा, यहाँ का प्रेशर मिल गया। तो ये भी एयर है, बट नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में वो था आराम से ढक्कन बंद किए थे। अब ये पानी जो बंद करने के बाद ये शक कर लिया, पानी कुछ गिर गया, तो यहाँ पे प्रेशर जो है अलग हो जाए, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर घट जाएगा। यहाँ वॉल्यूम कम था, अब उससे ज्यादा वॉल्यूम हो गया, तो इसका वॉल्यूम हम लोग V1 बोल देते हैं, इसका वॉल्यूम V2 बोल देते हैं। इस एयर वाले पार्ट के लिए आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये काम हो रहा है, तो अपने दिमाग से, क्योंकि लिखा नहीं है, लेकिन अपने कॉमन सेंस से बोलिएगा, रूम में ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम कर रहा है। तो यहाँ का पीएटीएम का टेम्परेचर T, यहाँ का टेम्परेचर T, इस दोनों में इक्वेशन लगा दीजिए, और जितना एयर था मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल सेम रहेगा, वही वाला ये एयर अब जो है खाली फैल गया है, वॉल्यूम बड़ा हो गया है, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ का सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। ये कैसे जाने? कॉमन सेंस से। तो अब क्या लगा देंगे एयर पार्ट के लिए? तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे पी एटीएम इंटू V1 इक्वल टू nRT, और इसके लिए लिखेंगे P, प्रेशर पी एटीएम से कम हो चुका है, यहाँ देखिए इतना घट गया, इंटू वॉल्यूम बढ़ गया था, इक्वल टू nRT। इस दोनों इक्वेशन से आप nRT इक्वल है तो P ATM इंटू V1 बराबर P इंटू V2 लगा दें, गैस लॉ लगा दिए, बॉयल्स लॉ इसको बोलते हैं। जो अंदर गैस था, मतलब एयर था, उसके लिए बॉयल्स लॉ लगा दिए, एयर पार्ट के लिए। ये एयर पार्ट के लिए इक्वेशन लिखिए, ये एयर पार्ट के लिए इक्वेशन लिखिए। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए जानबूझ के ये क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। आप पढ़े फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें पूछ दिया ये क्वेश्चन। तो फ्लूइड के लिए ये प्रेशर वाला कंसेप्ट लगाए, फ्लूइड मैकेनिक्स का यहाँ लगा, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा, तो पी निकल गया। अब बाकी पार्ट के लिए ये गैस लॉ लगा दिया, मिक्स कर दिया है कुछ।
अब ये यहां से प्रेशर निकाल के इन दोनों को फ्रॉम 1 and 2 ऐसा हो गया। अब ये P का वैल्यू इसमें डाल देते हैं हम। वॉल्यूम बताइए यहाँ कितना होगा। तो ये दूरी कितना बचा 500 माइनस h। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सिलिंड्रिकल वेसल था तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपने मर्जी से A मान लेते हैं, तो वॉल्यूम निकल जाए A इंटू ये वाला दूरी, H भी मान लीजिए mm में, सब CGS यूनिट में डाल देंगे हम लोग। तो यहाँ का वॉल्यूम बताइए क्या बोलिएगा, A इंटू H माइनस 500 है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे PATM, P इधर भी है, ये पास्कल में ही रहेगा, ये भी पास्कल में रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिट कट जाएगा। वॉल्यूम यहाँ पे भी आप मीटर क्यूब में mm में लिखिएगा, यहाँ भी mm में लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पास्कल में लिख देंगे, ये mm में लिख देंगे। इसका एरिया हो गया A इंटू हाइट हो गया H माइनस 500। ये वॉल्यूम हो गया पूरा P1 V1। अब यहाँ का प्रेशर आप लिखें ये वाला, ये पास्कल में ही लिखेंगे हम लोग, PATM माइनस रो GH। और यहाँ का वॉल्यूम बोलिए एरिया इंटू ये वाला हाइट आपको लिखना है। तो वो हाइट क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, फोटो देख के हाइट बताइए कितना होगा। तो ये 200 दिया हुआ था और ये पूरा 500 था बर्तन, उसमें से 200 ये है, ये 500 माइनस 200 हो जाएगा। ये पूरा हाइट कितना होगा 500 माइनस 200। तो वॉल्यूम हो गया इसका एरिया इंटू 500 माइनस 200। इस तरह से ये वॉल्यूम आ गया। समझ में आया तो यस बोलो, नहीं समझ में आया तो नो बोलो। ये पूरा था 500 हाइट, अब ये है 200, ये वाला एयर का चाहिए हमको वॉल्यूम, हाइट हो गया 500 माइनस 200 मतलब 300 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। PATM दिया था 10/5, यहाँ रख देंगे 10/5, यहाँ 10/5, ये 1000 दिया था जी, 10 दिया था, H दिया हुआ था हम लोग को H 200, इसको मीटर में बदल के खाली यहाँ रख दीजिएगा। सॉल्व कीजिए। तो H निकल जाएगा, H निकल जाएगा तो फिर ये हाइट मिल जाएगा, H में से 200 घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। अब सिर्फ सॉल्व करना है हम लोग। जल्दी बताइए कितना आया सब कुछ सॉल्व करके। तो PATM रख देते हैं 10⁵ पास्कल था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ए दोनों तरफ से कट जाएगा, ये ए कट गया तो एरिया नहीं दिया हुआ था, कट गया, इंटू ये हाइट को H माइनस 500 mm में लिख रहा है, हाइट भी mm में आएगा। इधर PATM हो गया आपका 10⁵ पास्कल में लिखे, इसमें जो घटाएंगे वो भी पास्कल में आना चाहिए। तो डेंसिटी दिया होता है 1000 मतलब 10⁻3, जी दिया था 10, और हाइट को मीटर में डालना होगा, 200 mm दिया था H, तो 200 mm में 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये मीटर में आ जाएगा, तो 0.2 मीटर हो जाएगा। तो 0.2 ये भी पास्कल में आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गया, घट गया। और इधर हो गया 500 इंटू 200 300 mm, ये mm में हो गया, इधर वाला mm में, इधर वाला mm में, इधर पास्कल में, इधर पास्कल में। अब H निकाल लेना है, H mm में आ जाएगा तब। तो इसमें 10⁵ कॉमन ले लेंगे अगर, यहाँ बच जाएगा 1, एक 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.02 हो जाएगा, इंटू 300 mm हो गया। फिर 10⁵ कट जाएगा, ये कट जाएगा कॉमन ले लिए तो H बराबर बच गया 500, इसको घटाइए कितना आता है इंटू 300 इंटू इसको घटाइए पॉइंट, तो 1.00 घटा दी, कितना बचा 0.98। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आता है जरा बताइए।
लेकिन P का वैल्यू हम लोग ये ठीक निकाले ना, तो ये 2 डेसिमल इसमें दे देंगे तो 500 इंटू 1500 हो गया, और 2 जीरो दे दिए तो माइनस इंटू 98 हो गया। बहुत ज्यादा आ रहा है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। ये 500 कहाँ से आ गया? 500 तो था नहीं इधर, 500 उधर न था, ऐसा था, यही गलती हो गया। चलिए अब हो गया कितना, ये हो गया 300 इंटू 3 इंटू 98 हो। कितना आ जाएगा? ये वाला जो है 500 माइनस एच होगा, सब गलती लिखा होगा। ये 500 माइनस, ये बड़ा हाइट है, ये कम है, ये उल्टा है इसलिए ज्यादा आ रहा था। तो उतना ज्यादा नहीं बोल, हाइट कम आएगा ना। ये 500 माइनस एच लिखा है। अब ठीक हो गया सब। चलिए 500 में से ये घटा दिए, कितना बचा? 6 डालेंगे तो हो जाएगा 300, 206 आएगा। तो एच मालूम हो गया हम लोग का 206, 500 से कम आना चाहिए एच, ये उल्टा लिखा गया था, है ना। यहाँ पे भी 500 माइनस एच हो। अब ठीक, अब बताइए कितना दूर हो गया था? ये था 200, ये है 206, तो ये कितना बचा? वॉट वाला जो पोर्शन था ये कितना हाइट फॉल किया? एच माइनस 200 कर देंगे, तो एच आया था 206 में से 200 घटा देंगे तो 6 mm आएगा। 6 mm पानी नीचे गिर गया। ठीक है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा दिए खाली इसमें और इसमें, बस काम हो गया। P1 PATM हो गया, यहाँ का प्रेशर इससे निकालिए फ्लूइड मैकेनिक से, और इसका हाइट 500 माइनस एच हो जाएगा, इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ गया। इसका हाइट जो है ये 500 में से 200 घटा दिए 300 हुआ, इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए तो हाइट आ गया, वॉल्यूम आ गया, एरिया एरिया कट गया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। तो इसमें एयर में लगाते हैं PV इक्वल टू NRT। सेम टेम्परेचर अपने दिमाग से माने, एग्जाम में लिखा नहीं रहेगा, सेम टेम्परेचर है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 से ये सवाल बना। गैस लॉ लगा दिए, फ्लूइड मैकेनिक्स में जो ऊपर गैस था, हवा था, उसमें हम लोग लॉ लगा दिए, और फ्लूइड मैकेनिक्स का भी यूज हो गया थोड़ा प्रेशर निकालने में। दूसरा एक क्वेश्चन देखिए, द लिम्स ऑफ ए मैनोमीटर, द लिम्स ऑफ ए मैनोमीटर, इस तरह का क्वेश्चन इसलिए बता देते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में दिया रहेगा तो आप गैस लॉ का भी यूज कीजिए, आइडियल गैस लॉ का। कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म कैपिलरी, ऑफ यूनिफॉर्म कैपिलरी, ये सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, जितना आप अभी किए तो आइडिया मिल गया होगा कैसा क्वेश्चन पूछता है। यूनिफॉर्म कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ रेडियाई 1.4 into 10 power minus 3 meter and 7.2 into 10 to the power minus 4 meter। अब जितना कंसेप्ट आप सीखे हैं सबको लगा के क्वेश्चन बनाना होता है। फाइंड आउट द करेक्ट प्रेशर डिफरेंस, बहुत टफ था नहीं, करेक्ट प्रेशर डिफरेंस।
correct pressure difference. Correct pressure difference if the level of the liquid level of the liquid the liquid भरा हुआ है water 10³ kg per meter cube इसका डेंसिटी दिया हुआ है एंड सरफेस टेंशन दिया हुआ है 72 into 10⁻³ न्यूटन पर मीटर वाटर का इन नैरोअर ट्यूब जो पतला ट्यूब है उसमें प्रेशर डिफरेंस पूछ रहा है आपसे स्ट्रेंथ 0.2 मीटर above 0.2 meter above that in the broader tube फोटो हम दे रहे हैं that in the broader tube एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 लेना है कांटेक्ट एंगल वाटर और ग्लास के केस में 0 ले लेते हैं सरफेस टेंशन का यूज करने को तो देखिए ऐसा फोटो दिया हुआ है एक चौड़ा ट्यूब इधर ये पतला है कैपिलरी है इस तरह का है अब जो कह रहा है कि ये मैनोमीटर है रेडियाई दिया हुआ इतना और इतना ये ज्यादा है ये कम है ये -4 है इसका रेडियस दिया है मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकल जाए इसका रेडियस दिया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकल जाए अब कह रहा है कि फाइंड आउट द करेक्ट प्रेशर डिफरेंस पूछ रहा है और नया ट्यूब में इतना मीटर एबव है लिक्विड इसके तुलना में इसमें कम लेवल तक लिक्विड है इसमें ज्यादा लेवल तक लिक्विड ऐसे भरा हुआ है पानी लिक्विड नाम दिया उसका और दोनों का जो डिफरेंस कह रहा है वो यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस जो है तो कैपिलरी में जो लिक्विड रहेगा ये कनकेव टाइप से रहता है ऐसे कनकेव टाइप का कर्वेचर होता है इसका है ना तो वही लेवल डिफरेंस जो दिया हुआ है आपको ये 0.2 मीटर दिया हुआ इस लिक्विड का डेंसिटी रो है सरफेस टेंशन एस है यही क्वेश्चन है तो आपको प्रेशर डिफरेंस पूछ रहा है यहाँ का प्रेशर जो होगा और यहाँ का जो प्रेशर होगा इन दोनों प्रेशर का डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है यहाँ का प्रेशर हम लोग अगर P1 मान लें यहाँ का प्रेशर P2 मान लें अगर एटमॉस्फेरिक होता तो दोनों लेवल सेम रहता लिक्विड तो ऐसा अगर लेवल किसी समय में है तो यहाँ का प्रेशर में अंतर होगा एटमॉस्फेरिक के बराबर नहीं होगा वही आपसे क्वेश्चन में P1 - P2 पूछ रहा है कि क्या इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से सॉल्व करके बताइए कितना हो तो हम लोग इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का भी कंसेप्ट लाएंगे और सरफेस टेंशन का भी कंसेप्ट लाएंगे इसके जस्ट नीचे में जो लिक्विड है इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं सरफेस टेंशन कंसेप्ट से ये इसको अगर डेवलप करें तो गोला होगा उसी का ये जो है पार्ट है फ्री सरफेस तो फ्री सरफेस में इधर प्रेशर ज्यादा होता है इधर कम होता है कनकेव हो गया एयर का बबल की तरह जैसा और लिक्विड है नीचे यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा इधर प्रेशर कम होगा तो सरफेस टेंशन के कंसेप्ट से इसमें हम लोग प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू 2s/r जो पढ़ते थे वो लगा देंगे एक फ्री सरफेस है अंदर में एयर है
और ये वाला जो है, ये वाला है स्फीयर का हिस्सा, तो यहाँ पे प्रेशर ऊपर में ज्यादा होगा, P2 यहाँ कम होगा, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं B। अब ये यहाँ से यहाँ तक लिक्विड है, लिक्विड में ये ए पॉइंट जो है, हम यहाँ से, ये लोएस्ट पॉइंट था, ए पॉइंट यही एक्सटेंड किया हुआ है, और ये बी पॉइंट है। तो Pa प्लस रो GH को Pb बोलिए, इस हाइट को अगर H बोल दें, आप क्या बोलिए, यहाँ हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर सेम रहता है, तो यहाँ का प्रेशर बराबर यहाँ का प्रेशर, तो इसका नाम अगर हम लोग C दे दें, तो हम लोग जानते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल में रेस्ट में है लिक्विड, हॉरिजॉन्टल लेवल में रेस्ट में है लिक्विड, रेस्ट में है लिक्विड, तो Pa का प्रेशर इक्वल टू Pc होगा, Pa का प्रेशर Pc होगा। अब Pc को क्या बोलेंगे, Pb माइनस रो GH, यहां से P और B और C के बीच में आप लगाइए प्रेशर डिफरेंस, तो डेप्थ के साथ प्रेशर घटता है, डेप्थ H में प्रेशर डिक्रीजेस, लिक्विड में जाते हैं, रेस्ट में है, वर्टिकली प्रेशर घटता है, तो Pb माइनस रो GH इक्वल टू Pc बोलिएगा, Pb माइनस रो GH इक्वल टू Pc, Pb माइनस रो GH इक्वल टू Pc। हाँ 1863 पास्कल, ठीक बोला है कृतार्थ शुभम। Pb माइनस रो GH इक्वल टू Pc, अब Pc Pa के बराबर है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप बोल सकते हैं, 1 और 2 से क्या बोलिएगा, Pa इक्वल टू Pb माइनस रो GH, ये आ गया। यहां तक फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट लगा, इसमें सरफेस टेंशन का यूज नहीं हुआ है। अब जनरल बच्चा क्या बोलेगा, यहाँ खुला हवा है, यहाँ खुला हवा है, तो P1 माइनस P2 0 बोल देगा। तो सरफेस टेंशन लेंथ पे डिपेंड करता है, इसका रेडियस बड़ा है, इसका रेडियस छोटा है, तो यहाँ सरफेस टेंशन फोर्स जो ऊपर लग रहा है वो अलग अलग है। अब बताइए यहाँ पे इसमें इस पार्ट में सरफेस यूज द कंसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन, कंसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन का यूज कीजिए, तो क्या बोलिए, P1 माइनस Pa इक्वल टू 2s बाय r, तो r क्या लीजिएगा इसका, r P1 माइनस Pa इक्वल टू 2s बाय r, तो r अलग लेंगे, यहाँ का रेडियस अलग लेना होगा, R2 लिख देते हैं, या P1 माइनस P R1 लिख देते हैं, यहाँ का रेडियस फिर उसमें लगाइएगा, यहाँ पे उसी तरह से P2 अंदर का प्रेशर हो गया, अब माइनस Pb इक्वल टू 2s बाय R2, ऐसा। अब ये यहाँ पे डाल दीजिए, P और Pb निकल जाएगा, यहाँ पे डाल दीजिए, P1 माइनस P2 आपको निकालना है। यहाँ तक करिए काम जल्दी से फटाफट। बोला था क्वेश्चन में आपको कि एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 ले लीजिए, तो 0 लेने का मतलब ये फ्लैट सरफेस जैसा हो जाए, तो इसका रेडियस जो होगा वही इसका रेडियस ले लेंगे हम लोग। अप्रोक्सीमेशन बोला करने के लिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 के लिए बोला है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 करने के लिए, हाँ प्लस रो GH होगा, ये बराबर Pc। डेप्थ में जा रहे हैं तो प्रेशर डेप्थ में जाने के साथ बढ़ता है, ये ऊपर नीचे से ऊपर मन में सोचे थे इसलिए लिख दिए थे घटता है, नीचे से ऊपर सोचे थे, ये Pb लिख दिया पहले, प्लस रो GH इक्वल टू Pc, डेप्थ में जाने से प्रेशर बढ़ेगा, Pb प्लस रो GH इक्वल टू Pc। दिमाग में C, यहाँ C लिखे थे ना, C से B तक के लिए दिमाग में माइनस था इसलिए वैसा बोला गया होगा, नीचे से ऊपर जाते तो घटाते, ऊपर से नीचे लिख दिया तो बढ़ेगा, डेप्थ के साथ बढ़ेगा। तो ये P1 और 2 उसमें रख दीजिए आप, यहाँ ये P और Pb लाके रख दीजिए, और रेडियस इसी का रेडियस ले लीजिए R1, इसी का रेडियस ले लीजिए R2, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 बोला है। एंगल ऑफ कांटेक्ट किसको बोलते थे, कांटेक्ट एंगल ऑफ, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या बोला था,
एंगल ऑफ कांटेक्ट इस तरह से, ये फ्री सरफेस अगर होता है तो इस पे टेंजेंट खींचते हैं, और ये क्यूब है तो इस पे एक टेंजेंट खींचते हैं, दोनों के बीच को एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ये थीटा 0 हो गया, थीटा को बोला है 0 लेने के लिए, तो फ्लैट सरफेस पूरा ले लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर 0 ले लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 ले लेंगे, इसका r2 ले लेंगे, तो वही r1 r2 यहाँ पे डाल देंगे। तो क्या करेंगे, p1 माइनस p1 यहाँ से निकाल लीजिए, p1 हो गया pa प्लस 2s बाय r1, और p2 हो गया pb प्लस 2s बाय r2। अब घटा दीजिए p1 माइनस p2 आपको निकालना है, तो ये pa माइनस pb डालना, उधर से डाल दीजिए, और प्लस 2s कॉमन हो गया, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 डाल देना, तो pa माइनस pb यहाँ से रो GH आ जाएगा, प्लस 2s इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय, तो सरफेस टेंशन का भी असर पड़ा प्रेशर डिफरेंस में। अब उसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, सॉल्व करके उसको निकाल लीजिए, सॉल्व करके निकाल लीजिए, करेक्ट प्रेशर डिफरेंस ये हो जाएगा, मतलब सरफेस टेंशन का यूज करना है। तो रो दिया था 1000, और जी को 10 दिया था, 10 ले लीजिए, हाइट दिया था 0.2 मीटर, सरफेस टेंशन दिया हुआ था आपको 72 इंटू 10 पावर माइनस 3, और रेडियस पहले वाले का कितना दिया था 1.4 इंटू 10 पावर माइनस 3, और ये दिया था 7.2 इंटू 10 पावर माइनस 4। सॉल्व कर लीजिए, कितना आता है जरा बताइए। एक्चुअली ये थीटा जब होता है और इसको गोला बनाते हैं ऐसे, तो उसका रेडियस जो हम लोग निकालते हैं, ये अगर थीटा रहेगा, इसका जो रेडियस निकालेंगे ये वाला रेडियस होगा इसका, आर कैपिटल बोल, और ये ट्यूब का रेडियस था, रेडियस बाय 2 था, ये रेडियस था, रेडियस डायमीटर बाय 2 रेडियस। तो ये अगर थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा, और ये टेंजेंट रेडियस 90 पे होता है तो ये थीटा हो जाए, तो आर कॉस थीटा को आर बोले, है ना, आर कॉस थीटा इक्वल टू आर हो, ये बबल का रेडियस बोलते हैं, मतलब मेनिस्कस का रेडियस, कैपिटल आर कॉस थीटा इक्वल टू स्मॉल आर, और थीटा 0 दिया है इसलिए स्मॉल आर को कैपिटल आर बोलते हैं, बबल थीटा 0 दिया था इसलिए दोनों के रेडियस को सेम बोल दें, इसलिए R2 वही ट्यूब का रेडियस ले लिए, ट्यूब का रेडियस ले लिए, है ना, समझ में आई बात, बात समझ में आई जी। रेडियस ट्यूब का रेडियस क्यों ले लिए, लेना था इसका रेडियस, तो थीटा 0 करने पे cos 0 1 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। उसको सॉल्व कर दो ना, कितना आता है, 10 कट गया 2, 2000 हो गया उधर, प्लस, और यहाँ से 10 टू द पावर माइनस 3 कॉमन ले लो, आगे कट जाएगा, नीचे वाला 10 पावर माइनस 3 कॉमन ले लो, तो ये 1 बाय 1.4 बच जाएगा, माइनस 1 बाय 10 पावर माइनस 1 यहाँ बचेगा तो 0.72 हो जाएगा, 0.72 हो जाएगा, तो इसका डबल हो गया 1.4, तो 2 पर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 नीचे कर देते हैं, 2000, और ये 72 इंटू 2 144, अब इसमें 1 बाय 1.4 इंटू 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा 1.44 लगभग हो जाए, लेकिन तब कॉमन नहीं होगा, छोड़िए, अब डिवाइड करके निकालिए जल्दी से, डिवाइड करके निकालिए कितना आता है, सॉल्व कीजिए जल्दी से, सॉल्व करके बताइए, 1 बाय 1.4, 1 डिवाइडेड बाय 1.4, ये बराबर होगा 0.714 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.72, ये जाएगा 1.388,
388 ऐसा आ गया। 0.714 से घटा देते हैं अगर इसमें तो माइनस में आ जाए, ये माइनस हो जाए, तो ये आ गया 0.6748। इसमें 144 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 97.1 आया। 97.184 को 97.2 बोल दीजिए, 2000 में घटा देंगे तो 1902 आ गया। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए, P1 माइनस P2 इतना आ रहा है, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए। कैलकुलेशन चेक कर लिए तो जी का वैल्यू नहीं दिया था क्वेश्चन में, हम लोग 10 ले लिया है, हो सकता है 9.8 लिया हो। ये हम लोग 10 ले लिया इसलिए थोड़ा ज्यादा आ गया है, 9.8 लेगा थोड़ा कम आएगा। कैलकुलेशन सही है जी? तो 9.8 लेते तो 19,600 आता है, और उसमें घटाते 97.2, दो सौ हो जाएगा ना उधर, 200 इंटू 9.8 करते तो ये आता 1960, उसमें ये घटाते 97.2, 97.2 घटाते तो ये आता 1862, इसको 1863 बोल सकते हैं, ऐसा आता। अगर जी 10 9.8 लेते तो ये आ जाता, 10 लिया तो इसलिए 1902 आ रहा है। ठीक है, इसको राउंडिंग करके 1863 बोलते। 9.8 जी लिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो जी को 9.8 लिया जाता है, 9.8 इसको लीजिएगा तो 1863 आ जाए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर ये वाला 9.8 लेंगे तो इतना आएगा, उसमें से ये घट जाएगा ये वाला पोर्शन, इसको 97.2 कर देंगे आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट था, इस तरह का ही क्वेश्चन सब आपको मिलता रहेगा। तो हर तरह क्वेश्चन सरफेस टेंशन पे हम लोग कर लिए हैं, है ना। अब नया टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग, लिक्विड का तीसरा प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी हम लोग शुरू करते हैं। तो विस्कोसिटी क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय विस्कस फोर्स? कोई स्टूडेंट बताएगा तो बताओ, विस्कोसिटी के बारे में क्या जानते हो? बोलो, विस्कोसिटी क्या है? लिक्विड का प्रॉपर्टी है, क्या है विस्कोसिटी? बोलो ना जी, विस्कोसिटी पहले नाम सुना है? ये जैसे हनी है, शहद है, शहद, और इसमें पानी है, या ग्लिसरीन है, इसमें पानी है। मान लो इसमें हनी है, इसमें ग्लिसरीन है, और इसमें वाटर है। अब तीनों में आप एक बॉल जो है डुबा दिए, जो गोली खेलते थे कंचा गांव में,
वो कंचा डुबा दिए, सॉलिड मटेरियल का ग्लास का बॉल है, डुबा दिए। ये हनी है, ये ग्लिसरीन है, और ये वाटर है। तो किसमें ज्यादा तेजी से जाएगा, किसमें कम तेजी से जाएगा? नीचे, नीचे जाएगा नहीं, ये डूबेगा ना। तो सबसे ज्यादा तेजी से किसमें जाएगा, हनी में, ग्लिसरीन में कि वाटर में? नीचे पहुंचने का टाइम सबसे कम किसमें लगेगा, वाटर में। तो वाटर में तुरंत पहुंच जाएगा नीचे, और इसमें इससे ज्यादा टाइम लगेगा। इसका टाइम T1 बोले तो T1 सबसे कम होगा, इसमें टाइम T2 बोला जमीन तक पहुंचने में, और कम होगा, मतलब उससे ज्यादा टाइम इसमें लगेगा। और शहद में तो सबसे स्लो जाएगा, तो T3 यहाँ जमीन तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब अपोजिंग फोर्स कोई लगा रहा है, लिक्विड। जब इसको डुबाए तो अपने वेट के चलते, यहाँ से छोड़े थे, वेट के चलते इसका एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ, उसके चलते इसका वेलोसिटी बढ़ते चले जा रहा है। तो वेट के चलते ये नीचे जा रहा था, अनबैलेंस फोर्स था। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी अपोजिंग फोर्स कोई लग रहा हो, इसलिए वो कम टाइम, ज्यादा टाइम लगा। रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड इज नोन एज विस्कोसिटी, इंटरनल रेजिस्टेंस। जब अब क्या होता है कि ये जो सॉलिड बॉडी डुबाए थे उसका कुछ वेलोसिटी था, तो इसका वेलोसिटी था, इसमें जो सटा हुआ लिक्विड था वो भी कांटेक्ट में आ गया, तो उसका भी वेलोसिटी हो गया कुछ। इसके जस्ट सटा हुआ जो लिक्विड है उसका भी वेलोसिटी हो गया, और उस लिक्विड के बगल में जो लिक्विड था तो वो भी जो है दूसरे लिक्विड कांटेक्ट में, उसका भी कुछ वेलोसिटी होगा, लेकिन पहले वाले की तुलना में जो जस्ट सटा हुआ कांटेक्ट में उसकी तुलना में कम होगा। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो उसमें हलचल कम मचेगा, नजदीक वाले लिक्विड में ज्यादा हलचल मचेगा। तो नतीजा क्या होता है, सारे लिक्विड लेयर्स में वेलोसिटी डेवलप हो जाता है, अगल बगल वाले लिक्विड के लेयर में कांटेक्ट में आने से। तो उस जब रिलेटिव मोशन हो जाता है, एक के बगल बगल में दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर का या कोई भी लिक्विड का, तो उसमें रिलेटिव मोशन हो जाता है, जो कांटेक्ट में उसका वेलोसिटी ज्यादा, दूसरे वाले का कम। तो रिलेटिव मोशन, उसी रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए इंटरनल एक फोर्स डेवलप होता है लिक्विड में, उसी को विस्कस फोर्स बोलते हैं। और गैसेस में भी डेवलप होता है, इसलिए ये फोर्स फ्लूइड में बोलते हैं। तो दोनों का प्रॉपर्टी है ना, लिक्विड और गैस दोनों का। इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस जो हुआ, ऑफ फ्लूइड हुआ, फ्लूइड में लिक्विड गैस दोनों आ जाए, लिक्विड और गैस दोनों आ जाए। विच अपोजेस रिलेटिव मोशन। तो लिक्विड का जब लेयर में रिलेटिव मोशन होता है तो उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स हम लोग सॉलिड सॉलिड के बीच में बोलते हैं। यहाँ पे उसी फोर्स का नाम विस्कस फोर्स कहलाता है। इस एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है कि यहाँ पे ये अपोजिंग फोर्स ज्यादा लगाएगा और इसके तुलना में ये अपोजिंग फोर्स कम लगाएगा, इसके तुलना में ये बहुत कम लगाएगा। इसलिए कम अपोजिंग फोर्स था, जल्दी पहुंच गया। उससे ज्यादा अपोजिंग फोर्स है तो देर में पहुंचा, इससे और ज्यादा अपोजिंग फोर्स है तो और देर में पहुंचा ये सॉलिड जमीन पे। तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा किस क्वालिटी का लिक्विड है, उस पर। ज्यादा डेंस बोलते हैं आप इसको, ज्यादा घना बोलते हैं। तो जो ज्यादा घना है, ज्यादा चिपचिपा है, ज्यादा घना है, ज्यादा डेंस है, उसका विस्कोसिटी ज्यादा होता है। तो मॉलिक्यूलर लेयर में, फ्लूइड के मॉलिक्यूलर लेयर में जब मूवमेंट होता है, मतलब रिलेटिव मोशन होता है, उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए विस्कस फोर्स डेवलप होता है। उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, विस्कोसिटी पढ़ने वाले हैं, विस्कस फोर्स के बारे में। इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स हो गया जो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। जैसे मान लीजिए रिवर वाटर है, शांत जल है, पानी है। अब इसमें कोई बोट लेके आप जा रहे हैं, जब बोट लेके जाइएगा तो बोट का सरफेस सॉलिड सरफेस है, ये कांटेक्ट में आएगा, लिक्विड के कांटेक्ट में आएगा ये बोट।
तो ये अगर जा रहा है कुछ वेलोसिटी से, तो इसका जो लिक्विड जस्ट नियर बाय जो लिक्विड था ये वाटर में फ्लो कर रहा है बोट ऊपर वाले सरफेस पे, तो क्या होगा कि इसके कांटेक्ट में जो लिक्विड है, नो स्लिप होने के लिए उसका भी वेलोसिटी जो है स्लिप नहीं ये मान के पढ़ते हैं कि भाई लिक्विड और ये सॉलिड के कांटेक्ट सरफेस में स्लिप नहीं है। तो ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल था, लिक्विड वाला मॉलिक्यूल, उसका भी वेलोसिटी v हो जाए, जितने से बोट जा रहा है उतना ही वेलोसिटी इसका हो जाए। ये मान के पढ़ते हैं कि देयर इज नो स्लिप बिटवीन दिस एंड दिस। अब ये वेलोसिटी हो जाए लिक्विड का, तो अब लिक्विड के लेयर में हलचल मचे, तो लिक्विड को डिफरेंट डिफरेंट प्लेइंग कार्ड्स, जैसे एक कार्ड पे दूसरा कार्ड रखा रहता है, उसी तरह से समझिए लिक्विड का लेयर को, इस तरह से समझ लीजिए प्लेइंग कार्ड्स की तरह। जैसे एक कार्ड पे दूसरा कार्ड रखा हुआ है, एक पत्ते पे दूसरा पत्ता है, तो पहला पत्ता सरका, मतलब फर्स्ट लेयर जो है, जो टॉप लेयर था वो सरका भी वेलोसिटी से, तो नीचे जस्ट उसके कांटेक्ट में जो लेयर है वो इसको नहीं सरकने देना चाहेगा, तो इसमें विस्कस फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ। एक्शन हुआ तो रिएक्शन में नीचे वाला लिक्विड पे भी फोर्स लगेगा। जैसे लिक्विड का पहला लेयर ये बनाए, मान लीजिए ये बोट के कांटेक्ट में आया, तो इसका वेलोसिटी v हुआ। अब इसके कांटेक्ट में मान लीजिए दूसरा लेयर है लिक्विड का, अब लिक्विड का ये लेयर में भी जो है वेलोसिटी डेवलप होगा इसके कांटेक्ट में, तो ये अपोज करेगा, उसको नहीं जाने देगा, तो विस्कस फोर्स यहाँ लगाता है। क्या लगाता है? विस्कस फोर्स। अब इस विस्कस फोर्स का एक्शन हुआ तो रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ से इस पे भी लगे। अब इस विस्कस फोर्स के चलते ये लेयर में कुछ वेलोसिटी आए, इसका वेलोसिटी अलग होगा। अब ये जब जाने लगेगा तो नीचे वाला जो लेयर है वो इसको अपोज करेगा, फिर अलग विस्कस फोर्स। तो अब ये जो है उसमें एक्शन का रिएक्शन आ गया यहाँ पे विस्कस फोर्स, इसका भी कुछ वेलोसिटी होगा इस फोर्स के चलते। अब ये जाना चाहेगा तो इसके नीचे वाला लेयर इसको अपोज करे, इसको अपोज करे, अलग विस्कस फोर्स, तो उसके चलते इस पे भी विस्कस फोर्स आएगा। इस तरह से हर एक लेयर में रिलेटिव मोशन होगा और उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए विस्कस फोर्स लगेगा। आप किसी लिक्विड को ऐसे गोल गोल, मतलब मान लीजिए शहद को चम्मच से गोल गोल घुमा दीजिए, छोड़ देते हैं तो क्या होता है, थोड़ा देर तक घूमते रहता है, उसके बाद रुक जाता है। तो मतलब जब डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में वेलोसिटी आता है तो एक लेयर दूसरे लेयर को अपोज करता है, तभी जाके रेस्ट में होता है। तो इंटरनल फोर्स डेवलप होता है, रेजिस्टिव फोर्स, वही विस्कस फोर्स है फ्लूइड में, लिक्विड में हो चाहे गैस में। तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर जैसे, और ऊपर में बोट जा रहा था, तो ये जो लिक्विड का बेड है, सबसे लास्ट पोजीशन जो नदी का है, इसका वेलोसिटी 0 होता है, यहाँ विस्कस फोर्स ज्यादा होगा, ये अपोज, ये इसमें मूवमेंट नहीं होने देगा, रेस्ट में हो जाता है। मैक्सिमम यहाँ पे फोर्स लगता है, टेंजेंशियल फोर्स है, सरफेस के पैरेलल लग रहा है फोर्स, तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस जो होगा वो मैक्सिमम होगा, शियर स्ट्रेस मतलब मैक्सिमम विस्कस फोर्स होगा। जैसे जैसे डेप्थ में जाते जाएंगे तो लिक्विड का आप समझ सकते हैं सारे का प्रेशर उसमें पड़ रहा है, और यहाँ पे विस्कस फोर्स ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा ऊपर वाला सरफेस का वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है, वहां पे विस्कस फोर्स कम होगा। जैसे जैसे अंदर जाएंगे विस्कस फोर्स बढ़ता चला जाएगा। तो वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी घटता चला जाता है, क्योंकि विस्कस फोर्स बढ़ता चला जाता है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी का ग्रेडियंट हुआ, मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ, डिस्टेंस का चेंज इन वेलोसिटी विद डिवाइडेड बाय डिस्टेंस को वेलोसिटी ग्रेडियंट वर्ड यूज करते हैं। तो उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, विस्कोसिटी को। लिक्विड के लेयर में जब रिलेटिव मोशन होता है तब विस्कस फोर्स अपीयर होता है। तो इट इज द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, बोल दीजिए, एक्ट between the layers of fluid which opposes the relative motion.
इट्स रिलेटिव मोशन। तो हम लोग वेलोसिटी प्रोफाइल खींच रहे हैं। एकेडमिक प्रोफाइल का मतलब किस क्लास में कितना नंबर आया। वेलोसिटी प्रोफाइल रिवर में जो लिक्विड है उसका खींच रहे हैं। तो वेलोसिटी प्रोफाइल रिवर का क्या होता है कि सबसे टॉप सरफेस का वेलोसिटी ज्यादा है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे वेलोसिटी घटते घटते लिक्विड बेड पे 0 हो जाता है। ये बड़ा एरो मतलब ज्यादा वेलोसिटी, छोटा एरो मतलब कम वेलोसिटी। ये लिक्विड का बेड है, नदी का तली है। तो यहाँ पे मैक्सिमम विस्कस फोर्स होगा और ये रेस्ट में होगा, और इसके ऊपर फ्री सरफेस के नीचे वेलोसिटी कम हो, और नीचे विस्कस फोर्स ज्यादा हो जाता है, वेलोसिटी कम हो जाता है, और नीचे जाने पे विस्कस फोर्स और कम और ज्यादा हो गया, वेलोसिटी और कम हो। ये वेलोसिटी का फोटो है। तो मान लिए इस तली से y दूरी पे, y हाइट पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, फॉर्मूला निकाल रहे हैं विस्कस फोर्स का। तो उसके लिए हम लोग पढ़ने हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन साहब ने लॉ दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए हम लोग यूज करेंगे, फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्लो वेलोसिटी से जब चलेगा तब ये यूज होगा, है ना। अब क्या है कि y दूरी पे मान लीजिए लिक्विड का वेलोसिटी v था, थोड़ा दूरी और ऊपर चले जाते हैं, इसको y प्लस डी वाई बोल देते हैं। तो ये पाया गया कि वेलोसिटी v प्लस डी वी हो जाता है, ज्यादा हो जाता है वेलोसिटी। तो इतना यहां से अगर डॉट डॉट खींच करके एक ट्रायंगल बना दें हम, तो ये वाला हाइट डी वाई हो गया, और ये v था, v कट कर लिए तो ये वाला dv हो गया। इस ट्रायंगल में हम लोग देखे कि ये वाला पोर्शन dv हो गया, ये वाला पोर्शन dy हो गया। तो इसी tan थीटा को निकालेंगे, तो tan थीटा को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलेंगे, dv बाई dy को। इसके लिए टर्म यूज होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। जैसे प्रेशर में चेंज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस को प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं, टेम्परेचर में चेंज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस को टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं, वेलोसिटी में चेंज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, पोटेंशियल में चेंज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। ये ग्रेडियंट है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। तो ये थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर ग्रेडियंट देखेंगे, और प्रेशर ग्रेडियंट हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में देखते हैं डीपी बाई डी एक्स। वेलोसिटी ग्रेडियंट बोले यहाँ पे विस्कोसिटी में, पोटेंशियल ग्रेडियंट इलास्टिसिटी इलेक्ट्रोस्टैट में देखेंगे 12th क्लास में। तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट पे भी विस्कस फोर्स डिपेंड करता है, ऐसा न्यूटन साहब ने बोला। जैसे जैसे डेप्थ में नीचे जा रहा है वेलोसिटी घटते जा रहा है, इस डिस्टेंस के साथ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ फ्लो था इधर हॉरिजॉन्टल, और डेप्थ में जा रहे हैं हम लोग तो वेलोसिटी घटते चला जा रहा है, मतलब विस्कस फोर्स बढ़ते जा रहा हो। तो विस्कस फोर्स वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। चेंज इन वेलोसिटी बाय डिस्टेंस को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। और साथ में ये जो लिक्विड का सरफेस था, उसका जो टॉप सरफेस का एरिया है, जहां पे आप विस्कस फोर्स निकालिएगा, उसका जो एरिया है ये सरफेस एरिया कहलाता है। लिक्विड नदी में पूरा दूर तक पानी फैला हुआ है, तो उसका जो सरफेस का एरिया हुआ वो ए मान लेते हैं। तो विस्कस फोर्स ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा, जबकि फ्रिक्शन में ये कहानी नहीं था, नॉर्मल कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता था। अब विस्कस फोर्स ज्यादा सरफेस होगा तो ज्यादा एरिया होगा। तो न्यूटन साहब ने कहा कि विस्कस फोर्स, ये वेलोसिटी प्रोफाइल खींचे थे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट समझाने के लिए ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन रिवर। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है कि विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन surface area of liquid, surface area of flowing liquid, और दूसरा जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट।
डिपेंड्स ऑन क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। खास खास फ्लूइड के लिए जब स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा तब, तो जो फ्लूइड इस नियम को फॉलो करता है उसको बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड ऊपर में लिख देते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड। अब फेविकॉल जैसे है तो उसमें ये नियम लागू नहीं होगा। तो जो जो फ्लूइड इस नियम को लागू कर, मतलब ये नियम जिसमें लागू होगा वो कहलाता है न्यूटोनियन फ्लूइड। स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। तो विस्कस फोर्स को एफ से लिखे हैं अगर हम लोग, विस्कस फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो ए के सरफेस एरिया को ये मान लिया फ्लूइड के लेयर का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट को डीवी बाई डी वाई बोलते हैं। अब इसी में माइनस साइन लगा देते हैं क्योंकि वेलोसिटी आगे की तरफ है तो विस्कस फोर्स पीछे अपोजिट में लगता है, इसलिए माइनस लगा देते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करता है इसलिए, रेजिस्टिंग फोर्स है इसलिए। इन सबको मिला दें अगर हम लोग, ये प्रोपोर्शनल टू माइनस ए डीबी बाई डी वाई होगी। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो अलग अलग लिक्विड का अलग अलग प्रॉपर्टी आप देखे थे। शहद में ज्यादा विस्कस फोर्स था, ग्लिसरीन में उससे कम, पानी में सबसे कम। तो विस्कस फोर्स फ्लूइड के किस क्वालिटी का लिक्विड है या गैस है उस पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यूज करते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट माइनस ए इंटू डीबी बाई डी, वेयर ईटा इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, eta is a proportionality constant known as coefficient of viscosity. Eta is a proportionality constant known as coefficient of viscosity। यहाँ जगह नहीं है, ऊपर लिख देते। Eta is known as coefficient of viscosity. It depends on types of liquid या types of fluid। नेचर ऑफ फ्लूइड, कैसा नेचर है उस पर डिपेंड करता है। इसी लॉ को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ज्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा विस्कस फोर्स, तो ज्यादा डेप्थ में जाएंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो विस्कस फोर्स ज्यादा होगा। और उसके बाद फिर जो है आपका एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, विस्कस फोर्स ज्यादा होगा। और माइनस बता रहा अपोज करता है, नोट कर लीजिए। समझ में आया यहाँ तक जितना बताएं? सिंपल सा एक लॉ है, उसी को हम तोड़ तोड़ के बताया। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। सिंपल चैप्टर है, बहुत टफ नहीं है, आसान है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हो गया फाइनली हमारा एफ बी इक्वल टू माइनस ईटा ए डीवी बाई डी वाई। नेगेटिव साइन shows that viscous force opposes the relative motion of fluid flow, opposes the relative motion। जैसे फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता था उस तरह से विस्कस फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ फ्लूइड। अब इसमें से जैसा देखिए आप कि ईटा का यूनिट और डायमेंशन देख लीजिए। तो ईटा का अगर आप डायमेंशन निकालिएगा, पहले वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट और डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका यूनिट डायमेंशन देखिए। तो डायमेंशन निकालिए वेलोसिटी ग्रेडियंट का,
वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन बोलिए, इसका एल, डिस्टेंस का एल, तो ये टी माइनस वन हो गया। मतलब एम में डायमेंशन 0 है, एल में डायमेंशन 0 है, टी में डायमेंशन -1 है, ये डायमेंशन होगी। तो यूनिट आप यहीं से लिख सकते हैं, पर सेकेंड यूनिट हो जाएगा। एसआई यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड बाय मीटर कट जाएगा, तो पर सेकेंड होगी। अब यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देख लीजिए, ये यूनिट डायमेंशन चैप्टर में पूछ सकता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछता ही है, पूछ सकता है क्या, पूछेगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट डायमेंशन देखिए, तो ईटा को क्या बोलिएगा, ये विस्कस फोर्स, माइनस साइन छोड़ देते हैं, उसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगा, -1 का नहीं होगा कुछ, -1 कांस्टेंट है। तो फोर्स का हो गया mlt -2, एरिया का हो गया एल स्क्वायर, डीवी बाई डी वाई निकाल लेते t-1, डीवी बाई डी वाई निकाले थे t-1। अब एल स्क्वायर में से एक एल कट जाएगा तो ml -1 t-1 है। ये हो गया डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। m का डायमेंशन 1 है, एल में डायमेंशन -1 है, टी में डायमेंशन -1। अब एसआई यूनिट इसका देखते हैं हम लोग, तो फॉर्मूला से देख लेते हैं एसआई यूनिट ऑफ ईटा। तो ये फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, और इसका होगा मीटर स्क्वायर, तो पास्कल हो गया न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। इसका पर सेकंड होता है, ऊपर जाएगा तो सेकंड हो जाएगा, तो ये सेकंड हो, इसी को बोलते हैं पास्कल सेकंड। तो ऐसा यूनिट हो गया ईटा का पास्कल सेकंड। क्या हो गया, पास्कल सेकंड। अब एक पास्कल सेकंड कितना पॉइज होता है, एक सीजीएस यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट पॉइज होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइज। अब पॉइज जो है साइंटिस्ट का नाम है, एक पॉइज जो है, एक पॉइज जो है पूरा नाम लिख रहे हैं तो स्मॉल लेटर में लिखना हो, यूनिट में नाम लिख रहे हैं स्मॉल लेटर में लिखना। एक पॉइज होता है, जैसे देखिए ये बोले थे आप न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर सेकेंड, इसको बोलेंगे डाइन बाय सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, ये होता है एक पॉइज। आपसे पूछेगा कि एक पास्कल सेकेंड कितना पॉइज होता है, तो एक पास्कल सेकेंड को हम लोग बोलते हैं एक न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। अब एक न्यूटन आप पढ़े थे 10⁵ डाइन, और एक मीटर पढ़े हैं 100 सेंटीमीटर, तो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक मीटर 10⁻² सेंटीमीटर होता है, मीटर स्क्वायर था तो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। अब एक डाइन सेकेंड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉइज बोलते हैं, तो ये 10⁵ में से 4 कट जाएगा, 10 पॉइज आ जाएगा। एक पास्कल सेकेंड इक्वल टू 10 पॉइज, इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछता रहे। 10 पॉइज। यहां तक समझ में आया तो यस बोलिए, नहीं समझ में आया तो नो बोलिए, जल्दी से बोलिए जो भी बोलना है। यस। अब बाकी इसका जो है कहानी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, तब तक आप पढ़ के रेडी रहिए। स्टोक्स लॉ यूनिट एंड डायमेंशन में भी पढ़ाए थे आपको, पॉइजली इक्वेशन यूनिट एंड डायमेंशन में भी पढ़ाए थे आपको, वही दोनों चीज और यहाँ पे बताना है। ये चैप्टर छोटा है, कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी यूनिट एंड डायमेंशन में बताया जा चुका है ये सारा चीज, जब आप शुरू किए थे तो यूनिट एंड डायमेंशन में स्टोक्स लॉ F = 6π भी उसी तरह से यहाँ भी डिराइव करना है। पॉइजली इक्वेशन बताए थे पापी r4 टू द पावर 8 ηl, वही यहाँ पे पढ़ना है। एक्स्ट्रा एक टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में इसमें खाली जानेंगे तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्टोक्स लॉ, पॉइजली इक्वेशन और टर्मिनल वेलोसिटी, ये 3 चीज बचा हुआ है, अगले क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तब तो आप भी कर सकते हैं कंप्लीट, ऑलरेडी आपका यूनिट डायमेंशन में पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ाया था। एक बार उल्टाइए कॉपी और उसको देखिए, और उसका क्वेश्चन बना के रेडी रहिए आप
जो एससी वर्मा में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ, खोज खोज के बना के रेडी है, इजी क्वेश्चन होता है। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग करा देंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग करेंगे, ठीक है।